हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग यूनिट शुरू करने वाले हैं और ये मोस्टली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का फेवरेट यूनिट होता है। यूनिट का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि सर जो बार बार एक वर्ड बोलते हैं स्टेट, उसका मतलब क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी समझाऊंगा और मैं लॉजिकली भी समझाऊंगा कि एक्चुअल में स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या, स्टेट क्या है। देखो, सबसे पहले मैटर क्या चीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से, वही एक मैटर है। और मैटर में कुछ ना कुछ जरूर होता है। उसका मतलब मैटर किसी ना किसी चीज़ का जरूर बना होता है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, या एक वर्ड बोलने वाला हूँ कर्नल हो। तो जैसे मैटर किसी ना किसी चीज़ का बना होता है, तो जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में अरेंज्ड हैं रूम टेम्परेचर पे, हम उसको उसकी स्टेट बोलते हैं। बेसिकली स्टेट का मतलब अरेंजमेंट। स्टेट का मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट जिससे उसकी जो विजिबिलिटी है, एक्सटर्नल एक्सपीरियंस है, जो उसकी अपीयरेंस है, वो चेंज हो जाती है। तो पर्टिकुलर कंडीशन पे एक सेम सब्सटेंस डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है रोडो कॉर्नर। इसने बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। मैं आपको इसका क्रक्स बताता हूँ। इनका ये कहना है कि स्नोफॉल होता है, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में पानी आता है, उसके बाद वो स्नोफॉल आगे जाके मेल्ट होता है। इसका मतलब सेम पानी सनशाइन से, धूप से लिक्विड में चेंज होता है। उसके बाद अगर सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके वेपर्स भी बनते हैं। इसका मतलब सेम सब्सटेंस गैस फॉर्म में भी होता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि सेम सब्सटेंस तीनों स्टेट में हो सकता है। और इसका मतलब हर एक मैटर किसी ना किसी फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं, तो अब हम लिखेंगे कि देयर आर 3 स्टेट्स। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ध्यान रखना, इस स्टेट का मतलब अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किसका? पार्टिकल का। पार्टिकल कौन से? जिस चीज का बना होगा। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर जितने भी किए, स्टेट्स, उसको अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया, केमिकल बॉन्डिंग किया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी किया, वो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब हम बल्क प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बल्क मतलब ज़्यादा अमाउंट। क्लासरूम में गैसेस हैं, मैं आपको ये देखो दिखा रहा हूँ। कॉनिकल फ्लास्क में आप देखो, ये लिक्विड है पानी, ठीक है। पानी मैंने बीकर में भी लिया, ये देखो उसकी शेप चेंज होगी, है तो पानी है, लिक्विड। और इस तरीके से सेम सब्सटेंस डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं और स्टेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, यहां मैंने 3 डायग्राम बनाए हुए, पूरे ध्यान से देखो। पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा, ये लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वैसे अगर मैं ये ना लिखता, आपको पूछता, आप इसका आंसर फट से देते कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इसमें जो भी चीजें मैंने ये बनाई है, जैसे ये वाली चीज बनाई है, या मैंने ये वाला बनाया है, या इसमें जो भी मैंने ये लिखा है, इन सब को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैटर किस चीज का बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, यहां लिखा मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब ये एटम हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कर्नल हो सकते हैं। ये हर मैटर, कोई सब मैटर आप देख लो, किसी की बात कर लो,
ये 4 में डिवाइड होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन या कर्नल, ये मेटल में होता है। इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ वापस आ जाओ। मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड आपने डायग्राम से कैसे सॉलिड देखा? अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये सॉलिड है, इसकी शेप फिक्स है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, और इसके अगर अंदर माइक्रोस्कोपिकली आपको दिखाऊं तो उसमें ये है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो टच कर रहे हैं, ऐसे ये देखो टच कर रहे हैं, इसमें टच कर रहे हैं, बट उतना नहीं जितना इसमें है। ये मोस्ट क्लोजली पैक्ड स्टेट होती है, क्लोजली मतलब जिससे बिल्कुल टच कर रहे होते हैं, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो, उसको क्लोजली पैक्ड बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल टच कर रहे होते हैं, ओके। लिक्विड में थोड़े से लूज होते हैं, टच कर रहे होते हैं बट इतने भी नहीं, टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े से लूज होते हैं। और गैस में तो दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस में तो हम ये मान के चलते हैं इसमें और इसमें कोई फोर्स नहीं होता तभी गैस है, अगर फोर्स आ गया तो ये बन जाएगा, और स्ट्रांग फोर्स आ गया ये बन जाएगा। पूरे चैप्टर में जब भी गैस वर्ड आएगा हम ये बोलेंगे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स नहीं है। और तीनों स्टेट में अगर आ जाए विच है द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, आंसर सॉलिड। एक चीज और देखो, इस स्टेट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, ये देखो एरो लगे हुए हैं। जब मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, जब हम पानी को आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, प्रेशर क्या करेंगे, लो करेंगे। प्रेशर लो करोगे तभी ये लिक्विड बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर और बढ़ा दो, बॉयल कर दो, प्रेशर और कम कर दो, गैस बन जाएगी। गैस को कंप्रेस कर दो, प्रेशर हाई कर दो, टेम्परेचर लो मतलब ठंडा कर दो, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को और प्रेशर बढ़ा दो, कंप्रेस कर दो, टेम्परेचर डाउन कर दो, फिर सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बाय चेंजिंग कंडीशंस कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। प्रेशर चेंज करना, टेम्परेचर चेंज करना, ये हमारे हाथ में है कि हमने उसको किस तरीके से चेंज करके एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना है। एक लाइन यहां लिखो, स्टेट आर इंटर कन्वर्टेबल, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग, चेंज क्या करना हमने, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर चेंज करना हमारे हाथ में है, कंप्रेसर यूज करो, हीट करो, हीटर ले लो, बॉयल कर दो, थर्मोमीटर से चेक कर लो, तो ये हमारे हाथ में है, ओके। अब यहां पर कुछ मैंने ऑर्डर लिखे हुए हैं, ऑर्डर का मतलब 3 स्टेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला देखा गया स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। लो जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस में इधर को डिक्रीज होती है, तो हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। ये लो, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऐसे लिखना। काइनेटिक थर्मल एनर्जी, ये क्या होती है? कांस्टेंट पार्टिकल मूव करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। हम लोग उसमें मास एक मॉलिक्यूल का लेते हैं, v वेलोसिटी एक पार्टिकल की लेते हैं, जो भी ये पार्टिकल है सबकी। आप सबको पता है टेम्परेचर राइज करने से इधर को गए, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी, हीट से रिलेटेड एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ऐसे लिख लो 1, देन 2, देन 3। चलो समझ आ गया। वेकेंट स्पेस, आप देखो सबसे ज्यादा वेकेंट स्पेस तो इसमें है, खाली जगह ना। पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे उतने उसमें वेकेंट स्पेस होंगे और फोर्स वीक होंगे, ठीक है। वेकेंट स्पेस इंक्रीज होते हैं, और 1, देन 2, देन 3, इसमें खाली जगह है। तब आ गया कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी, कौन ज्यादा कंप्रेस होगा। अब जो पहले टच कर रहा है उसको क्या कंप्रेस करोगे, वो तो पहले टच कर रहा है, उसको और थोड़ी ज्यादा कर सकते हो। इसमें इतनी जगह है, इसको कंप्रेस करो,
ये मोस्ट कंप्रेसिबल होती है क्योंकि इसमें खाली जगह बहुत होती है, ऐसे लिख लो, इसमें वेकेंट स्पेस है, वेकेंट स्पेसेस होते हैं। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नियरली इक्वल टू 0 कर देना आपने, नेग्लिजिबल। गैस मींस नो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, ध्यान रखना। तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी 1, 2, 2 एंड 3। मैंने जो अभी आपको करवाया, ये मैंने मैटर की 3 स्टेट्स जो होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस के कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको मैंने कंपैरिजन करवाया है। क्या करवाया है? कंपैरिजन। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लो बच्चे, हमारा जो टॉपिक है मेनली वो तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमने ये देखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा बेसिस का केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये आप लिख लो, इसमें ये लिखना एवरी मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब किसका बना हुआ है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कर्नल हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत पूछते हैं कि कौन सा मैटर किस चीज का बना हुआ है। मैं सारा समझाऊंगा आपको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर नियॉन है। क्या है? नियॉन है। नियॉन तो गैस है, इसका कांस्टेंट पार्टिकल एटम है, लिख लो। मॉलिक्यूल तो हो ही नहीं सकता, नियॉन कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? नियॉन तो नोबल गैस है, वैलेंसी इसकी 0 है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, बॉन्ड कोई ये बनाता नहीं है, मॉलिक्यूल कहां से आ गया? ये तो एटम है। H2O, आप सबको पता है H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो गया? मॉलिक्यूल। लिक्विड है ना, ध्यान रखना। ये जो पार्टिकल है ये वाला, इसी के अंदर OH ऐसे लिखना आपने, H, और एक और इस तरीके से इसके अंदर OH लिख लो। मतलब ये जो गोला बनाया मैंने ये वाला, ये OH H है, H2O है ये वाला, ठीक है। अगर नियॉन लिखूंगा तो ये पूरा गोला, ये वाला नियॉन होगा। डायमंड, डायमंड होता है कार्बन सॉलिड, समझ गए? उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे, ये ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। डायमंड एक नेटवर्क सॉलिड है और इसका कांस्टेंट पार्टिकल एटम है। मतलब कार्बन एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर मैं इधर डायमंड लिखूं तो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ऐसे कार्बन ही कार्बन होंगे, ऐसे, समझ गए? सॉलिड डायमंड में एक एटम है P4। P4 एक पूरा मॉलिक्यूल है, ऐसा P P P P, ऐसा पूरा कंप्लीट 1 यूनिट। ये ऐसा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर है। क्या है? मॉलिक्यूलर है। ओके, इसका मतलब अगर मैं इस सॉलिड में P4 लिखूं तो यहां पर 1P, 2P, 3P, 4P ऐसे आएगा। ये इस पूरे गोले में P4 है, पूरे गोले में P4 है। CH4 ये मॉलिक्यूलर है, ये मॉलिक्यूल ही होता है। ओके, C6H6 ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये देखो बेंजीन एक मॉलिक्यूल है, लिख लो। इसका कांस्टेंट पार्टिकल भी मॉलिक्यूल है। समझ आ गया आपको? आयोडीन, आयोडीन I2 लिखा हुआ मॉलिक्यूल, लिखो जी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अगर मैं आयोडीन सॉलिड की बात करूंगा, ध्यान रखना, तो यहाँ पर I और I इसमें होगा, ऐसे I और I इसमें होगा। बच्चे को पता है कैसे होते? एक I इसमें, एक I। लो, ये पूरा एक गोला I, ये पूरा एक गोला I, तो इसमें हमने फोर्स देखने। सोडियम, सोडियम एक मेटल है और याद रखना मेटल में कर्नल होता है, कर्नल, और कर्नल ऐसे Na+ लिख लो, ये लो कर्नल होता है इसमें, ठीक है। SiO2, लो जी SiO2 थोड़ा टेक्निकल है, स्टार लगा लो। आप लोग काम करो, जो जितना मैंने अभी तक आपको करवाया, जैसे मैंने सबसे पहले ये करवाया
वीडियो रोक के ये एक बार उतारो, ये वाला पूरा आराम से ऐसे ऐसे उतारते जाओ, जो भी चीज़ें इसमें देखी हमने, ठीक है, ये जो लिखा मैंने ऑर्डर, वो सेक्शन अगर उतारो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए इनको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें वीडियो रोक के जितनी मैंने करवाई एक बार उतार लो। अब इसको कंप्लीट करवाता हूँ। मैं यहाँ पर SiO2 तक पहुँच चुका हूँ। लो जी, SiO2 लो बेटा, ये सबने उतार लिया होगा, अपने इसको मिटा दिया, और आपको मैं सिखाता हूँ SiO2 के बारे में, ठीक है। जब भी SiO2 लिखते हैं हम लोग, SiO2, और सॉलिड लिखते हैं, बच्चे के दिमाग में ऐसा आता है कि सर ये मॉलिक्यूलर है कि एटॉमिक है। ध्यान से समझ लो, सिलिकॉन एक ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये चारों से जुड़ा हुआ है, और आगे सिलिकॉन चार ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और आगे ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा होता है ऐसे। ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसका कांस्टेंट पार्टिकल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका कांस्टेंट पार्टिकल ये गोला ऑक्सीजन है, अगला गोला सिलिकॉन है, उसके अगला गोला ये है, उसका अगला गोला ये है, उसका अगला गोला ये है। तो अब मुझे बताओ इसका कांस्टेंट पार्टिकल क्या हुआ? इसका कांस्टेंट पार्टिकल एटम हुआ। इसका कांस्टेंट पार्टिकल हुआ एटम, किसका? ऑफ Si&O। ध्यान से नोट करो। नेटवर्क सॉलिड कहीं भी आ जाए, डायमंड जैसे आ जाए, ये भी नेटवर्क सॉलिड है, 3 डिमेंशनल सॉलिड, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल एटम होते हैं। CO2 देख, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये तो मॉलिक्यूल है, देख लो मॉलिक्यूल। Br2 लिक्विड, ये भी मॉलिक्यूल, Br2। N2 गैस, ये भी मॉलिक्यूल, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N, ये मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल। NaCl में तो यहाँ आयन है, ऐसे आयन है इसमें, क्योंकि मैंने बोला ना, जा तो एटम होंगे, जा आयन होंगे, जा मॉलिक्यूल होंगे, जा कर्नल होंगे, इन चारों में से होंगे, कोई पांचवा और नहीं होगा। आप सोचोगे सर NaCl कैसे? मान लो मैंने ये सॉलिड बोला, तो इसमें क्या होगा? एक Na+ होगा, एक के साथ वाला Cl- होगा। इधर रहना, Na के बाद Cl के बाद Na, ऐसे होगा। ये ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है। बहुत बार मैंने मॉडल भी आपको दिखाया NaCl का, तो उसमें ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। यहाँ एक Na, एक Cl, एक NaCl, ऐसे चलता जाता है, एक प्लस एक माइनस, मतलब आयन है इसमें, क्या है? आयन है, ठीक है। ये भी आपने लिख दिया। इतना ध्यान रखना, कांस्टेंट पार्टिकल 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, और एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कर्नल होते हैं, और आपने ये पहचानने होते हैं। अगर आप पहचान लोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम एंड क्लोराइड, ये भी आयन, इसमें आयन से लिख लो। S8 तो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर। अब ये बताओ, ये तो इतना सा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, लो जी, ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल हुआ, ठीक। लो बच्चे, मैंने 15 एग्जाम्पल आपको कराए। इस 15 एग्जाम्पल से आपको एक समझ डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जिससे आप हमारे आसपास के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के कांस्टेंट पार्टिकल पहले पहचानोगे, उनके अकॉर्डिंगली हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली नहीं करवाए जा सकते। जब तक तुम्हें किसी मैटर के अंदर की कंपोजिशन ही नहीं पता कि वो किस चीज का बना हुआ है, हम फोर्स कैसे बता देंगे? फोर्स तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि अगर आयन है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है। अगर कोई कर्नल है तो उसमें मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई एटम है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट पार्टिकल ही कैटेगराइज करने हैं। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, कि सबसे पहले आप लोग ये पहचानो कि एक मैटर बना किसका है। क्या वो
एटम का बना है, मॉलिक्यूल का बना है, या एटम का बना है, या मॉलिक्यूल का बना है, या किसी कर्नल का बना है, या मॉलिक्यूल का बना है, या आयन का बना। आप चेक करो, चारों में से पांचवा कोई है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज आप देख लो, उसके चारों में से कोई एक पार्टिकल होगा, या लिक्विड होगा, या सॉलिड होगा, या गैस होगा। मैंने सारे दिखा दिए आपको। ये देखो, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है। लिक्विड, सॉलिड, गैस 3 स्टेट होगी और उनके आगे कांस्टेंट पार्टिकल हो गए। कांस्टेंट पार्टिकल 4 टाइप के हैं, उनको हमने पहचानना है और पहचान के हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप डिस्कस करनी है। ओके, तो आप वीडियो रोक के इतना सेक्शन पूरा कर लो। लो बच्चे, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। अब मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप अब करवाने वाला हूं। दोनों सेक्शन आराम से उतारो और अब मैं इनको मिटाऊंगा और आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप समझाऊंगा कि ये क्या होती है। ओके बेटा, शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप करेंगे, उनके फैक्टर्स करेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल में किस टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करता है वो करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स में होता है। तो अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप देखें, वैसे एक्चुअल में ये 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इनके नेम याद करने हैं और इनके नेम में ही इनका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। जैसे देखो लिखा डाइपोल, डाइपोल फोर्स। अब नेम क्या बता रहा है? 2 डाइपोल के बीच में, मतलब एक डाइपोल दूसरा डाइपोल, दोनों के बीच में। अब डाइपोल हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, क्या होता है डाइपोल? ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके सरफेस पे चार्ज हो। ये देखो, डाइपोल का मतलब 2 पोल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी डाइपोल। जो मॉलिक्यूल पोलर हैं, पोलर का मतलब जिनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, जिनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, उनको हम डाइपोल, डाइपोल फोर्स बोलते हैं। जैसे HCl। जिस साइंटिस्ट ने इस फोर्स की एग्जिस्टेंस को देखा, प्रूव किया, वो है कीजोम, कीजोम फोर्स। अब ओरिएंटेशन क्यों है बता दूंगा। दूसरा आता है डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। वैसे यहां पर वर्ड एक और लिख दूं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, तो इसके साथ इंड्यूस्ड वर्ड लगा होता है। एक डाइपोल है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसको डिबाई फोर्स बोलते हैं, इंडक्शन इफेक्ट। तीसरा है एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। नेम जब मैं डिटेल में जाऊंगा ना, तब एक्चुअल में तुम्हें समझ आएगा क्या है ये। तो ये फ्लो चार्ट आराम से बनाते भी रहो साथ में। डाइपोल, डाइपोल फोर्स, दोनों अगर पोलर हो, कीजोम फोर्स, ओरिएंटेशन इफेक्ट। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, एक पोलर एक नॉन पोलर, डिबाई फोर्स, इंडक्शन इफेक्ट। तीसरा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, जिसमें दोनों नॉन पोलर होते हैं, जैसे CO2, इसको बोलते हैं लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन इफेक्ट। ओके, ये भी समझाऊंगा मैं आपको क्या है। चौथा आता है आयन डाइपोल फोर्स, मतलब एक आयन और दूसरा डाइपोल, जैसे सोडियम आयन, वाटर डाइपोल। लास्ट बचता हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, जहां वर्ड और पूरा कर लो, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, जिसमें एक आयन होता है, आयन, और जो नॉन पोलर है उसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। तो आप लोग वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन जो मैंने इधर बनाया है, जो फ्लो चार्ट बोलते हैं, इसको जरूर उतारो और इसमें जो जो मैंने अभी आपको नेम और इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ आपने उतनी उतारनी है। और ये ध्यान रखो, हर एक टाइप का मैंने एक एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला डाइपोल, डाइपोल फोर्स। ठीक है, लो बच्चे, डाइपोल, डाइपोल फोर्स अब करवाऊंगा मैं। हमने ये 5 टाइप के फोर्स की डिटेल विद एग्जांपल करनी है और जो पहला है वो ये सेक्शन है पहला। ठीक है, अगर आपने वो सारा फ्लो चार्ट उतार लिया वीडियो रोक के कंप्लीट, तो इधर आ जाओ मेरे साथ, हम इसको डिस्कस करते हैं। लो बेटे,
H2O लिक्विड है, ये रहा, क्या है, H2O लिक्विड है, वाटर है, ये बीकर में पानी डाला हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बहुत माइन्यूटली ये देखें कि इस बीकर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कितना है, कौन सा फोर्स है, तो ध्यान से समझो। पानी का मॉलिक्यूल डाइपोल होता है, O के ऊपर माइनस चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्शियल चार्ज है, क्या है, पार्शियल चार्ज है। ये एक यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से कम चार्ज होता है। एक यूनिट में कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उतना नहीं, उससे कम है, लेस देन 1 यूनिट, ठीक है। तो जिस पे जिधर नेगेटिव चार्ज है वो हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को आ गई, ज़्यादा हुई नेगेटिव, ज़्यादा हुई नेगेटिव, और इधर अगर हम ऐसे बनाएं तो नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, आप पूरा इस तरीके से अरेंज कर लो, ठीक है। बच्चे, मैं आपको छोटा सा एक मॉडल दिखाता हूँ। ये डाइपोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, HCl को, HF को, या HI को, या OH को, कोई भी हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये ब्लू कलर का पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जब आप ब्लू को ब्लू के पास में लेके आओगे, अब तो रिपल्शन होगी क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है पॉजिटिव, और अगर इनको ऐसे लेके आओगे तो भी रिपल्शन होगी, दोनों नेगेटिव। होता क्या है, जब ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रेंडम चलता है, ऐसे रेंडम चलता है, चलते हुए क्या करता है, वो इस तरीके से अरेंज कर लेता है कि एक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आ जाता है। तो ये अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। रेंडम अरेंजमेंट जब अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन लेता है उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल के एक पॉजिटिव एंड ने दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट किया ऐसे, तो अब यहीं पर ये स्टेबल हो गया। तो ये वाला जो फोर्स लगा, एक डाइपोल का प्लस दूसरे डाइपोल का माइनस, तो ऐसे जो फोर्स इनके बीच में आया, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एक डाइपोल दूसरा डाइपोल, डाइपोल फोर्स। ओरिएंटेशन इफेक्ट है ये, कीजों में स्टडी किया। तो मैं इस मॉडल को साइड में रखता हूं, पूरा ध्यान से नोट करो। लर्न दिस फोर्स एग्जिस्ट इन द सब्सटेंस विद पोलर मॉलिक्यूल। ये उनमें एग्जिस्ट करता है जिनमें मॉलिक्यूल पोलर है। इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा ये देखना क्या मॉलिक्यूल पोलर है, उसकी शेप निकाल के उसके वेक्टर सारे कैंसिल करके हमें देखना है क्या वो मॉलिक्यूल पोलर है। पोलर होना जरूरी है। परमानेंट डाइपोल उसी को बोलते हैं जो पोलर हो, ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्गर देन अदर फोर्स, मतलब अगर आप ये 1 2 तीनों में देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है। डाइपोल, डाइपोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है, ठीक है, ओके। पार्शियल चार्ज अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, मैंने बताया आपको, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के 2 एंड होते हैं, प्लस माइनस, तो एक का प्लस दूसरे का माइनस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, जितना ज़्यादा पोलर, जितना डाइपोल मोमेंट हाई, उतना ज़्यादा उसका डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा। क्लियर हो गया, वो तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, इंटरेक्शन एनर्जी। वो क्या होती है, जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को ऐसे अट्रैक्ट करता है तो उसमें से ऐसे एनर्जी निकलती है, ये होती है इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी वो एनर्जी जो फोर्स के कारण निकलती है। जब 2 मॉलिक्यूल ऐसे अट्रैक्ट होंगे उसमें स्टेबिलिटी आएगी, क्लोजनेस आएगी, एनर्जी निकलेगी उसमें से, ठीक है। एनर्जी निकलेगी, इंटरेक्शन एनर्जी होगी, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर दूर दूर है तो फोर्स ही नहीं है, फोर्स वीक है तो एनर्जी कहाँ से निकलेगी। तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, तब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, इंटरेक्शन एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी ये नेगेटिव होती है, मतलब निकलती है, ओके। अब जो डाइपोल है 2 तरह के हैं, एक तो है स्टेशनरी डाइपोल और एक है रोटेटिंग डाइपोल। आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ। सॉलिड स्ट्रक्चर जितनी भी होती हैं, जैसे आइस है, आइस में पानी है, पानी के मॉलिक्यूल डाइपोल है, वो सेटल हो चुके हैं, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर हो जिसमें डाइपोल हो उसमें हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी डाइपोल।
और उनमें जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो 1/r³ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब डिस्टेंस जब क्यूब में बढ़ाओगे तो ये उतना ही एकदम से कम हो जाएगी। लेकिन जो रोटेटिंग डाइपोल है ये होते हैं लिक्विड या गैसेज में। गैसेज में तो चलो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, लिक्विड में होते हैं तो वहां पर r⁶ होती है। तो ये क्वेश्चन में आता है। मतलब आपको एग्जांपल कैसा आएगा, जैसे आपको आइस पूछ लेंगे, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ लेंगे, तो जब आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेंगे तो आपने 1/3 लगाना, और जब आपको H2O लिक्विड में पूछेंगे तो आपने 1/r⁶ लगाना। ठीक है। एग्जांपल HCl पोलर है उसमें है, इथाइल अल्कोहल पोलर है उसमें है, HF पोलर है उसमें है, मीथेनॉल पोलर उसमें है। या जो भी मॉलिक्यूल आप देख पाओ कि जो पोलर है उसमें ये होता है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये डाइपोल फोर्स बताया। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना, अगर फ्यूचर में आपको कोई एग्जांपल दे के पूछा जाए तो आपने सिर्फ एक बात चेक करनी है कि मॉलिक्यूल अगर पोलर है, चाहे वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। जैसे वाटर में दोनों वाटर है, अगर वाटर में अमोनिया कर दूं तो भी दोनों पोलर हैं, उसमें भी डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब ओरिएंटेशन इफेक्ट इसको क्यों बोला, क्योंकि वो रैंडम से अपनी पोजीशन लेता है। डिस्कवर किसने किया, कीजम ने, इसलिए इसको कीजम फोर्स बोलते हैं। होता ये किसमें है, जिन मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है उनमें ये होता है। ओके। तो अब हम अगला जो फोर्स है वो करने जा रहे हैं। लो बच्चे, नेक्स्ट फोर्स हम करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। और आप लोग वीडियो रोक के ये सेक्शन भी आराम से एक बार उतार लो, तो हम नेक्स्ट फोर्स करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो आगे टाइप हैं वो टाइप हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है। इसके नेम में काफ़ी चीज़ें इंडिकेशन है और शो करती हैं कि इसमें फोर्स कौन से होंगे। लो बेटा, हर चीज़ का एग्जाम्पल है और ध्यान से समझना। कभी आपने सोचा कि जो एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले जीव जंतु, फिशेज हैं, एम्फीबियन है, या जो भी जीव जंतु पानी में रहते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, शायद आपका आंसर करेक्ट आए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो भी एक फोर्स होता है। O2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके। जब वो पानी में हम लोग उसको ऑक्सीजन को हाई प्रेशर में डालते हैं, हाई प्रेशर कहाँ से आएगा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। तो इसका मतलब O2 नॉन पोलर गैस पोलर पानी में, वाटर में, सॉल्वेंट में जब जाएगी वहां एक फोर्स आएगा। कैसे, H2O लिक्विड है, ये पोलर है। ठीक है। और जो पोलर है वो डाइपोल है, ये लो पोलर डाइपोल है। ऑक्सीजन नॉन पोलर है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है। ठीक है। ये अभी पोलर नहीं है, लेकिन जब ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आएगी तो पोलर होगी। ये देखो, ये वाला जो बना इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल। ये लो, आपने ये टर्म पहली बार सुनी है, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये लो इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड वर्ड में बताता हूँ क्या होता है। इंड्यूस का मतलब होता है जो दूसरे की प्रेजेंस में अपना नेचर चेंज करे, इंड्यूस। ठीक है। बहुत एग्जांपल हैं। एक बच्चा हार्ड वर्क नहीं करता इतना, लेकिन उसका फ्रेंड इतना हार्ड वर्क करने वाला बन गया, उससे प्रेरित होके हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे भी होते हैं, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं दूसरे बच्चों के साथ। इसका मतलब जो चीज़ दूसरों से प्रभावित होके अपनी नेचर चेंज करे उसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं। और वहाँ से एक इफेक्ट आता है इंडक्शन इफेक्ट। क्या आता है, इंडक्शन इफेक्ट, जो दूसरों से प्रभावित होके दूसरों के अकॉर्डिंगली अपना चार्ज डेवलप करे। पहले वो चार्ज ना हो लेकिन बाद में चार्ज डेवलप करे। इसलिए इस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स को हम बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट, क्योंकि वो इंड्यूस होने से डेवलप हुआ है। ओके। ये वाला फोर्स कब आएगा, फिर ध्यान से सुनो। एक सब्सटेंस नॉन पोलर हो, कोई चार्ज ना हो, दूसरा पोलर हो जिस पे परमानेंट डाइपोल हो, और जो पोलर वाला है
नॉन पोलर को इंड्यूस करके उसको पोलराइज कर दे और उस पर चार्ज डेवलप कर दे। पानी के मॉलिक्यूल में चार्ज ऑलरेडी है पर एक मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल, लेकिन इसकी प्रेजेंस में इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया डिबाई फोर्स। ठीक है, कंडीशन नोट कीजिए, एक मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, बिल्कुल सही, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन जो दूसरा है वो नॉन पोलर होना चाहिए बट वो पोलराइज हो जाए। ठीक है, इंड्यूस्ड बन जाए, इंड्यूस्ड बन जाए, टेम्पररी डाइपोल। ठीक है, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, जितना डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है पोलर वाले का, जब ये वाला जितना पोलराइज हो जाए। ठीक है ना, ये भी तो पोलराइज होना चाहिए ना, बड़े साइज वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम जल्दी पोलराइज करते हैं। अगर आपको पूछा जाए हीलियम और जीनोन दो गैसेज हैं, दोनों में कौन सी ज्यादा सॉल्युबल होगी, आंसर उसका जीनोन है, क्योंकि उसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, बड़े साइज वाली ज्यादा डिसॉल्व करती है, पोलराइज होती है। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी वही जो पहले मैंने लिखवाई थी कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी। ओके, वो फिर r की पावर 6 है, मोस्टली r की पावर 6 ही होती है, सिर्फ स्टेशनरी डाइपोल में r की पावर 3 थी। ठीक है, O2 सॉल्युबल है पानी में एक्वेटिक एनिमल के लिए ड्यू टू दिस फोर्स विच डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंडक्शन इफेक्ट के कारण, और इसको डिबाई फोर्स ही बोला गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, O2 पानी में डिसॉल्व हुआ, जीनोन पानी में डिसॉल्व हुआ, CCl4 को इथेनॉल में डिसॉल्व किया, ये पोलर है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, CO2 का पानी में डिसॉल्व किया, ये नॉन पोलर था, एक पोलर था। हाँ जी, इसकी खास बात, लिमिटेड एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। N2 को पानी में डिसॉल्व किया, बिल्कुल यही फोर्स। ठीक है, एक परमानेंट डाइपोल जो दूसरे को पोलराइज करके इंड्यूस कर दे, तो ये सेक्शन खत्म हुआ। लो बच्चे, ये सारा सेक्शन जो मैंने आपको समझाया इसको आराम से डायग्राम बनाओ और इसकी कंडीशन लिखो और फैक्ट लिखो और एग्जांपल लिखो। ठीक है, ये सेक्शन खत्म हुआ। अब हम तीसरा टाइप का फोर्स शुरू करते हैं। तीसरा टाइप का फोर्स, मैं इधर साइड में हो जाता हूँ, जो जो चीजें डिस्कस हुए जा रही हैं ये वाली डिस्कस होगी, तो आप लोग वीडियो रोक के उसको उतार लेना। अब मैं ये डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद ये डिस्कस कराऊंगा, पहले समझ लो है क्या चीज है। ओके, यह वर्ड आया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो पहले डाइपोल ना हो लेकिन किसी कंडीशन में उस पे चार्ज डेवलप हो जाए। इंस्टेंट का मतलब फॉर द निक ऑफ टाइम, मोमेंट्री, बहुत थोड़ी देर के लिए। अब ऐसे कब कैसे पॉसिबल है? कभी आपने सोचा कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, बिल्कुल, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, ये देखो नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर है, चार्ज तो कोई है नहीं इसके ऊपर। और आपने बहुत बार सुना भी हुआ है CO2 सॉलिड ड्राई आइस, ये ड्राई आइस है, ड्राई आइस। ठीक है, अब ड्राई आइस तो सॉलिड है, अब मैं बोल रहा हूं नॉन पोलर है, चार्ज कोई है नहीं, पर फिर भी कहां से फोर्स आया? ओके, ध्यान से समझो, ये वाले फोर्स को वांडरवाल फोर्स बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। और एक जर्मन फिजिसिस्ट है फ्रिज लंदन, तो उसके नेम से लंदन फोर्सेस भी आए। ठीक है, कभी भी वांडरवाल फोर्सेस पूछे जाएं तो ये वाले होते हैं। ठीक है, होता क्या है देखो, बड़े सारे कंटेनर में CO2 तो गैस ही रहेगी, लेकिन जब हम उसको कंटेनर को छोटा करेंगे, कंप्रेस करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, साथ में ठंडा करेंगे, तो जो उनके मॉलिक्यूल है वो कांटेक्ट आने शुरू हो जाएंगे ऐसे पास पास में। कैसे? ये जो है ये लो प्रेशर पे है और मैंने हाई प्रेशर लो टेम्परेचर किया, मतलब कंप्रेस किया, ठंडा किया, मॉलिक्यूल को स्लो किया, सेटल किया। जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे कांटेक्ट में आए तो उनमें जब वो कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं रहते, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, इंस्टेंट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर हम उन फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे हाई प्रेशर अप्लाई कर दें, लो टेम्परेचर दे दें, तो उनमें ये फोर्स आता है। ये वाला जो अपने डाइपोल बना, इस डाइपोल को नॉर्मल डाइपोल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और भी नेम आएंगे, मोमेंटरी डाइपोल, बहुत बार ऐसा लिखा होगा, टेम्पररी डाइपोल, टेम्परेरी,
डाइपोल, ऐसा लिखा मिलेगा। टेम्परेरी, खुद तो है नहीं थे, टेम्परेरी बन गए, ठीक है। अब अगर एक मॉलिक्यूल टेम्परेरी डाइपोल बनता है वो साथ वाले को तो इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो नेम क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये वाला, इंड्यूस डाइपोल दूसरे वाला। तो इसमें फोर्स कौन सा है, लंडन फोर्स, ठीक है। कंडीशन नोट कीजिए, हाई प्रेशर पे पोलराइजेबिलिटी के कारण, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होने के कारण, एक साइड को जाने के कारण मॉलिक्यूल ने अक्वायर किया मोमेंट्री चार्ज, पहले नहीं था बाद में आया, हाई प्रेशर पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। हेंस फॉर्म इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मोमेंट्री डाइपोल, टेम्परेरी डाइपोल, ओके। दोनों मॉलिक्यूल चाहे वो सेम है चाहे डिफरेंट है, शुड बी नॉन पोलर, चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनके ऊपर चार्ज है वो इसमें नहीं आएगा, वो इनमें आएगा, तो उससे पिछले वाले में आएगा, ठीक है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, कहीं भी केमिस्ट्री में साइंस में वर्ड डिस्पर्शन आ जाए उसका मतलब फैलना, स्प्रेड होना। ये देखो स्प्रेड तो हो गया, ऐसे स्प्रेड, ठीक है। डिस्पर्शन इफेक्ट ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखा मैंने, ओके। इंटरेक्शन एनर्जी वही 1/r⁶। फॉर एग्जांपल जितने भी नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर है, आयोडीन नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है, P4 नॉन पोलर है, जो परमानेंट डाइपोल पहले नहीं थे लेकिन बाद में उनमें एक डिस्पर्शन हुआ, लंदन फोर्स डेवलप हुए, हाई प्रेशर पे हुए, लो टेम्परेचर पे हुए, टेम्पररी डाइपोल बना, तो जाके, और बना भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, जितनी देर आपने कंप्रेस किया उतने में। अगर आप उसको कंप्रेस ही रखते हो तो परमानेंटली वो इसी तरीके का फोर्स रहेगा। ध्यान से समझ लो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डिस्कस हो चुका है। इसको डिस्पर्शन इफेक्ट बोलते हैं, इसको इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं, उससे पिछले वाले को ओरिएंटेशन इफेक्ट बोला था, ओके। ये सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, आराम से इस वीडियो को रोको और उतारो, ओके बेटा। ये खत्म हो चुका है, कंपैरिजन साथ साथ करो। अब आ गया चौथे टाइप का फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स। नेम में क्या है, आयन डाइपोल, ओके। शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ऐसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड है, KF है, K2SO4 है, अमोनियम क्लोराइड है। अगर अपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डालें, आप सबको पता है एक्वस बनेगा, येलो एक्वस बनेगा, और उस एक्वस में Na+ एक्वस होता है, Cl- एक्वस होता है। यहां आपने कभी सोचा कि Na और एक्वस और Cl और एक्वस में फोर्स कैसे हैं? यहां पर है आयन डाइपोल। लो जी, सोडियम का आयन चार्ज पॉजिटिव, वाटर का डाइपोल नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये वाला, हाँ जी लिख लो, आयन डाइपोल फोर्स। ये लो आयन डाइपोल फोर्स। किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट में, पानी है, इथेनॉल है, HCl है, HF में डिसॉल्व कर दो, वहां ये फोर्स आएगा, ये वाला, ओके डन, समझ गए। तो बहुत लिमिटेड सा है, नॉलेज होनी चाहिए बस। इसमें भी फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे, जितना इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, जितनी इसकी जो पोलैरिटी ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, अगर इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा करेगा। मान लो आपको पूछा गया Mg+2 एक्वस, तो इसमें ज़्यादा है, कारण क्योंकि उस पर +2 चार्ज आ गया, तो जितना आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतना डाइपोल को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसमें फोर्स उतने स्ट्रांग होंगे। जनरली वर्ड बहुत बार मैं केमिस्ट्री में हाइड्रेशन एनर्जी यूज करूंगा, हाइड्रेशन होना, ये उसका एग्जांपल है, हाइड्रेशन ऑफ द आयन। तो लिखिए वन आयन अदर डाइपोल, फॉर एग्जांपल आयनिक सोल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट, हाइड्रेशन ऑफ द आयन, ये उसके एग्जांपल है, ठीक है। लास्ट बचा हमारे पास आयन इंड्यूस्ड फोर्सेस। इंड्यूस्ड फोर्सेस कैसे, सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में ऐड किया, जनरली ये होता है बहुत कम सॉल्युबल है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर। होते तो कम ही है, मैंने नहीं थोड़ी बोला है, मैंने बोला कम सॉल्युबल। अब जितना भी थोड़ा सॉल्युबल है उसका भी रीजन है, NaCl सोल्यूशन में चला गया, वहां पर क्या होगा, Na+ क्या करेगा, बेंजीन के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस करेगा, मतलब उसको पोलराइज करके, ऐसे जैसे ये हुआ, ये वाला। कोई भी पोलर चीज किसी दूसरे को पोलराइज कर सकती है, चार्ज डेवलप हो सकता है किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग चार्ज के कारण। तो यहाँ पर कैटायन है,
ये नॉन पोलर होता है बेंजीन, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी तरफ आ गया, प्लस और माइनस में फोर्स आया, और ये वाला जो फोर्स है इसको क्या बोला, आयन इंड्यूस्ड फोर्स। हाँ जी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो ये फोर्स डेवलप हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, मतलब आपने ये देखना है कि एक नॉन पोलर होना चाहिए, दूसरा आयन होना चाहिए, बस। तो बच्चों वीडियो के इस सेक्शन को भी रोको, ये उतारो, ये वाला और ये वाला। मैंने अभी जो आपको समझाया सारा फिर से बता दूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेनली 3 टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये 2 मैंने एक्स्ट्रा में करवाया है, आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर में एनसीईआरटी में ये यहाँ तक 3 है, लेकिन नॉलेज एंडलेस है, हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके डन। तो 5 टाइप के फोर्सेस हो गए। आराम से पूरी वीडियो को मैं साइड में हो जाता हूँ, अगर बच्चों ने ये सेक्शंस कोई नहीं उतारे तो आप साइड में हो जाता हूँ, पूरा आराम से एक एक चीज़ को उतारो, समझो, नोट करो। अब बेटा जब मैंने 5 टाइप के आपको फोर्सेस समझा दिए तो राइट टाइम बनता है कि हम इसके कुछ क्वेश्चंस करें और उनके बेस पे उनके फोर्सेस को पहचानें। ठीक है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। तो अब हम करते हैं इस सेक्शन के बाद अगला, वो है क्वेश्चंस एंड ऑर्डर्स। चलो जी नोट करो क्वेश्चन। तो बच्चों हमने सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस कर लिए हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी कंडीशंस, उनके एग्जांपल। तो अब करते हैं, जितने भी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े हैं उनके बेस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, ताकि आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अप्लाई कर पाओ और अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर पाओ। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो रोक के ये 1 2 3 4 क्वेश्चन ये उतारने हैं, उसके बाद 5 6 7 8 टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों ने उतारने हैं। उतार के आराम से इनके आंसर्स लगाने हैं, और अब मैं डिस्कस कराऊंगा तो उससे फिर चेक करना आप लोगों ने कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है और अंडरस्टैंडिंग है। मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार। तो आप ये 8 के 8 क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, एक एक लाइन उसमें छोड़ते जाना, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके रीजन दूंगा, आंसर लिखूंगा, तो आप उसके लिए प्रॉपर हर चीज उतार पाओ। तो एक एक 2 लाइनें नीचे स्पेस यूज छोड़ना। ओके, मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप लोग ये सारे 8 के 8 क्वेश्चन उतार लो। ओके बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्लोरीन सॉल्युबल है पानी में, ठीक है, तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगा। ठीक है, देखो क्लोरीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, बात समझ गए। ऐसा फोर्स जो एक पोलर और नॉन पोलर में लगता हो, पोलर इसको इंड्यूस करेगा तो लगेगा इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि Cl2 और जो वाटर है उसमें ये हो गया डाइपोल और ये हो गया इंड्यूस्ड, तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगा, इंडक्शन इफेक्ट। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो, बी आएगा। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट सॉल्युबल नोबल गैस इन वाटर इज। ठीक है, वाटर एक डाइपोल है, ऐसे लिख लो। ठीक है, और जो नोबल गैसेस हैं वो नॉन पोलर है, तो इंडक्शन जो है, जो हमने इंड्यूस करना है, वो डिपेंड करता है साइज पे। जितना बड़ा साइज, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम जल्दी इंड्यूस कर पाएंगे, पोलराइज कर पाएंगे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर होगा। पानी ने इन गैसेस में से जब पोलराइज करना है तो ये वाली गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी, क्योंकि इसका लार्ज साइज है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द पोलराइजेशन इंडक्शन इफेक्ट, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ज़ीनोन। ओके, CCl4 बेंजीन सॉल्युबल है, आपस में कौन सा फोर्स है। सबसे पहले आप चेक करो CCl4। ठीक है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, जितना कि मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवा दिए, मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, और इन क्वेश्चन में जो हमें डायग्रामेटिकली सोचना है, ये देखो CCl4 CCl4,
तो इसका वेक्टर इधर गया, इसका वेक्टर इधर गया, इसका वेक्टर इधर गया, इसका वेक्टर इधर गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0। बेंजीन, बेंजीन की जब आप शेप बनाओगे, बेंजीन की स्ट्रक्चर की पूरी कंप्लीट, तो बेंजीन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, आप इसके बॉन्ड वेक्टर लगा लेना और इसका डाइपोल मोमेंट भी 0। अब दोनों नॉन पोलर हो गए। अब दोनों जब नॉन पोलर हों तो एक फोर्स आता है लंडन फोर्स, ठीक है, इसका आंसर सी रहा, लंडन फोर्स, ठीक है। अब आ गया अमोनिया की बबलिंग करवाई हमने पानी में, डिजोल्व हो गया, क्यों डिजोल्व हुआ, कौन सा फोर्स आया, अमोनिया पोलर, वाटर पोलर, दोनों पोलर हो गए, बस इसमें कौन सा डाइपोल, डाइपोल, अमोनिया पोलर, वाटर पोलर, फोर्स हो गया डाइपोल, डाइपोल, क्लियर हो गया। विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको एक चीज लिखवा दूं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसके स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यहां लिख लो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड अपॉन द साइज, ठीक है, साइज, और साइज डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये 2 कार्बन का अल्केन, ये 4 कार्बन का अल्केन, ये 3 कार्बन का अल्केन, ये भी 4 कार्बन का अल्केन। अगर आपने एलिमिनेट करना हो ए और सी को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये दोनों 4-4 वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहां लिख लो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कांटेक्ट, जितना ज्यादा कांटेक्ट, जैसे मैं इन 2 फिंगर्स के बीच में कांटेक्ट देखूं, हाथ के बीच में कांटेक्ट देखूं, तो ये हाथ वाले का ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया में देखना ताकि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट हो, ठीक है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जब आप ब्रांचिंग करते हो कम होता उससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जब हम लोग ब्रांच निकालते हैं ब्रांचिंग, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो इसमें ब्रांचिंग करते सरफेस एरिया कम हो गया, इसका सरफेस ज्यादा, इसका आंसर ये है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है इसे। हाँ, सबसे पहले क्या देखना, हमने ये देखना कि वंडरवॉल फोर्स ही ज्यादा किस में है, लंडन फोर्स ज्यादा किस में है, वो इसमें होंगे, ठीक है, या इसमें होंगे, इनमें कम है क्योंकि इनके कार्बन 3 है, इसके कार्बन 2 है, ओके। उसके बाद हमने देखना अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ब्रांचिंग कर लो, ब्रांचिंग करोगे सरफेस एरिया कम होगा, वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, छोटा बनता जा रहा है ना, ब्रांचिंग करते हो तो चीज छोटी बन जाती है, तो इसका आंसर है, ओके। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है इनमें से कौन सा पेयर, बच्चे, एक पोलर होना चाहिए, दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, ये दोनों ही नॉन पोलर है, नहीं है आंसर। ये वाला नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, नहीं है आंसर। ये वाला पोलर है, ये भी पोलर है, इसकी शेप बना लेना, टी शेप बनेगी ऐसे, ये लो ऐसे, तो टी शेप वाला पोलर है, इसको बनाओगे पिरामिडल बनेगी ऐसे, तो ये भी पोलर है, इसमें डाइपोल डाइपोल आ गया, इसका आंसर ये है, क्योंकि ये वाला पोलर, ये नॉन पोलर, डी इसका आंसर है। शेप निकाल के वेक्टर लगा के रिजल्टेंट देखना हमने, ठीक है। विच सेट ऑफ द पेयर्स, इनमें से कौन सा, डाइपोल डाइपोल फोर्स किस में है, वेरी सिंपल, इसका लॉजिक लग लो, इफ बोथ आर पोलर, लॉजिक, ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये आंसर, वाटर भी HCl, ये भी आंसर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसमें ऑल आंसर है। मतलब दोनों पोलर होने चाहिए, दोनों परमानेंट डाइपोल होने चाहिए, दोनों का डाइपोल 0 नहीं होना चाहिए, ओके, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसका आंसर ये डी है, ओके, क्योंकि ये सारे आगे तो डी तो बनेगा ही। जब हमने NaCl को डिसॉल्व किया पानी में, तो उसमें फोर्स एग्जिस्ट किए सॉल्यूशन में, कौन कौन से होंगे, लो जी, NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसका आयन डाइपोल फोर्स, ये लो, क्योंकि पानी है तो पानी में खुद में भी तो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, इसका आंसर ए और बी दोनों है, ये लो डी आंसर, ठीक है ना, क्योंकि हमने सॉल्यूशन की बात की, हमने ये नहीं पूछा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में है, हमने देखा पूरे सॉल्यूशन में कौन कौन से फोर्स है, सॉल्वेंट में भी है और सोल्यूट सॉल्वेंट में भी है,
उसमें आयन डाइपोल भी है, डाइपोल डाइपोल पानी में है, आयन डाइपोल NaCl और पानी में है। ओके, तो ये हमने ए और बी दोनों आंसर दे दिए। ओके, तो आप लोग हर चीज़ इसमें नोट करो बेटा। आई होप यू रियली इंजॉयड दिस सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इससे आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने आज इस यूनिट के पहले वीडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो सारे बच्चे फोटोन एजुकेशन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करके इस फ़ोन पे मेरे से बैच कोड मांगो, और हर वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमारे जो फोटोन ऐप में जितनी भी हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आपको, कौन कौन सी नोट कीजिए। फुल HD वीडियो, डेली होमवर्क, रेगुलर डाउट सेशन, और बेस्ट स्टडी मटेरियल, और एट द लास्ट बेस्ट टेस्ट पोर्टल विद रैंकिंग टू द पेरेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आप इंजॉय करो केमिस्ट्री में। और जो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के, जिसमें हम लोग कुछ नए टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।